देवरिया के सचिव साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने क्लस्टर प्रोग्राम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और आपकी टीम को सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे कर्मचारियों को मेरा धन्यवाद और मेरे दूसरे जिलों से एमपी सचिव साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने काफ़ी समय दिया। ये मेरे बड़े भाई ने जो बताया उसको मैं थोड़ा सा और उसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस जो एक्ट है, जैसे पॉक्सो कहते हैं जनरल, जानते होंगे, ये बेसिकली क्या होता है 18 साल से उनके बच्चों पर अप्लाई करते हैं। बच्चों का मेंटल लेवल और शारीरिक लेवल थोड़ा कमजोर होता है, कोई भी उनको इजीली शिकार बना देता है। तो ये हुआ कि इंडिया जो है हमारा एक संधि हुई थी सीडो के नाम से, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। इसमें तो सर पोस्ट बना था, ये हमारा जो आर्टिकल 15 है बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल राइट क्रिएट करता है। चूंकि ये कानून सारे ये पोस्ट जेजेबी और ये पॉक्सो ये बच्चों और महिला से जुड़े हैं। चूंकि आप सही सबसे अभी दो जिलों से सर न्यूली अपॉइंटेड हुए पीएलबी या तो कुशीनगर से और दिग्विजय से। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ऐसे संस्थान में स्वागत है जो इंसान के काम के लिए कमिटेड है। और दूसरे ऐसे पीएलबी जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, सम्मान से नवाजा गया, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत उनके लिए बधाई। ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत है जिनको यहाँ सम्मान से नवाजा गया है। बाकी लोग मैं चूंकि ये कानून जो है बहुत टेक्निकल है, इनको मैं सिंपल भाषा समझाने की कोशिश करूँगा, इसके लिए हम बुनियाद समझते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कोर्ट कचहरी कानून ये सब बातें आपने सुनी होगी, लेकिन आप समझिए कि कानून होता क्या है, संविधान क्या होता है। तो मैं शुरू से बताता हूँ ताकि आपके माइंड में सब सेटअप हो जाए कि कानून क्या है और संविधान क्या है। सबसे पहले हम संविधान की बात करते हैं। संविधान किसी भी देश में सबसे बड़ा विधान होता है, इसलिए उसका नाम संविधान है। उसमें नागरिकों के कर्तव्य अधिकार निहित होते हैं और देश को चलाने वाली संस्थाओं का गठन होता है, जैसे कि विधायिका, न्यायपालिका और आपकी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में आप जानते हैं यूनियन लेजिस्लेचर होती है जिसमें संसद होती है, राज्यसभा लोकसभा होती है, और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप जानते हैं विधान परिषद और विधानसभा होती है। संसद के सदस्य सांसद कहलाते हैं, क्योंकि उनको हम वोट देते हैं, चूंकि आते सांसद हैं। इसी प्रकार विधानसभा में जो चयनित होते हैं उनको आप विधायक कहते हैं। अब हमारा जो संबंध है वो न्यायपालिका से, उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव को हम अभी ड्रॉप करते हैं, समय भी कम है, आपको दूर जाना है और इस चीज का मुझे खास एहसास है। देखिए सबसे पहले टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, जिसका जुडिक्शन पूरे हिंदुस्तान में है। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, कहीं की बेंच है, एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे हमारे इलाहाबाद की बात करें यूपी की, तो इलाहाबाद में आपका हाई कोर्ट है, इसकी बेंच लखनऊ में है। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसका संबंध आप और हमसे है। ये हर जिले में होती है, देवरिया में भी है, कुशीनगर में है, महाराजगंज में है। इसमें जो सबसे बड़े अधिकारी हमारे जिला साहब होते हैं, उसके नीचे एडीजी सर होते हैं, उसके नीचे सिविल जज सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन। अगर यही काम हम क्रिमिनल साइड में करते हैं तो हम मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। अगर सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, तो सेशन जज कहलाते हैं। अब बात आती है लीगल एड की। हमारा मेन काम लीगल एड देना है, स्कीमों को लाभार्थी तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लीगल एड कहां से आया। भाई संविधान, आगे जब भी आप देखेंगे सारे कानून की बुनियाद आपको संविधान में मिलेगी। आर्टिकल 39A 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि स्टेट की जिम्मेदारी है ऐसे व्यक्ति जो दबे कुचले हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको न्याय से वंचित ना होना पड़े क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। 1976 में संशोधन से ये जोड़ा गया। लेकिन 76 के बाद 1987 लगभग 8 9 साल बाद हमें याद आया कि हमें कानून भी बनाना है। तब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया 1987। उसके बाद उसमें उन संस्थाओं का गठन करना था, उनके अध्यक्षों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, इसलिए ये जो लागू हुआ 1995 में। अभी पिछले महीने आपने 26 नवंबर को एक लॉ डिसएग्रीमेंट किया हुआ, वो इसलिए था क्योंकि ये एक्ट लागू हुआ था 1987 में। अब इसमें क्या है, सबसे टॉप पे नानसा है, आप देखेंगे तो यहाँ पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लिखा हुआ है, उससे टॉप की हमारी जो बॉडी है वो नानसा है, जिसमें पदेन अध्यक्ष आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और स्टेट में बात करेंगे तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। एक सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसके कार्यकारी निदेशक होंगे। और हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट के जो और सीनियर जज होंगे उसके कार्यकारी निदेशक होंगे। अब यही ढांचा जब जिले में आता है तो हमारे अध्यक्ष कौन है, जिला साहब, देखिए नाम लिखा हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो 105 पदेन अध्यक्ष होंगे, जिला अध्यक्ष सेवा।
सर हैं यहाँ पे, सर हैं आप, हम भी। इसके अलावा हमारा स्टाफ होगा और आप हमसे जुड़ोगे पीयर। तो आपको अपने संस्थान के बारे में पता होगा, आप कौन है, कैसे जुड़े हैं, सब आपको जानकारी होगी। चूंकि संविधान में आर्टिकल 15 में बच्चों और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं। संसद ने इन्हीं कानूनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जेजेबी एक्ट बनाया, पॉक्सो बनाया, पोक्सो एक्ट बनाया, लेबर एक्ट बनाया 1986 का। अब एक एक करके सबके 2-3 बार मैं आपको करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके बातें आसानी से समझ में आए। देखिए पॉक्सो एक्ट में अगर किसी बच्चे के साथ कोई लीगल सेक्सुअल ऑफेंस होता है और बच्चे की उम्र 18 से कम है, 18 से कम का मतलब ये बच्चा 1 दिन का भी हो और उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो, तुरंत का बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में है और कोई उसको सेक्सुअल टच करता है गलत इंटेंशन से, तो ये पॉक्सो एक्ट का मामला होगा। इसमें अपराधी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। महिला भी छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर सकती है, कर्नाटक में एक केस ऐसे ही हुआ था। इसके अलावा जो मुलजिम है वो नाबालिग भी हो सकता है। आपने छोटे अखबारों में न्यूज़ पढ़ा होगा कि छोटे से विद्यालय में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर दिया, तो उसमें अपराधी बच्चा भी हो सकता है। तो इन सबको रोकने के लिए पॉक्सो अधिनियम बनाया गया। इसमें कुछ सुविधाएं हैं, जैसे सर ने पहले इंडिकेट किया है कि इसमें नॉन रिटर्निंग ऑफेंस है। अगर आपकी नॉलेज में ऐसी घटना आती है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और आप उसको पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करते हैं या जो विशेष पुलिस अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी मोरल नहीं, क्रिमिनल वाली हो जाएगी। आपको 6 महीने की सजा का प्रावधान। लेकिन अगर आप झूठी सूचना देते हैं अपमानित करने के लिए, किसी को उत्पीड़न करने के लिए, तो ये भी एक ऑफेंस है। लेकिन बच्चा से अमूर्त है। अगर बच्चा ऐसी सूचना देता है जो बाद में किसी प्रकार से मजाक में कर दिया या झूठी पाई गई, तो बच्चे की कोई जाती नहीं। लेकिन आप बच्चे को उत्पीड़ित करने के लिए सूचना देते हैं गलत, तो उसकी लाइबिलिटी 6 से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। इस तरह का ये हमारा काम है जो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सख्त प्रावधान करता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के कुछ बिंदु हैं जो बहुत खास हैं और मुकदमों से अलग है। जैसे कि जब किसी बच्चे के खिलाफ ऐसा ऑफेंस हो जाता है तो जो पुलिस है वो वर्दी में नहीं होती। ऐसे बच्चे के बयान उसकी पसंद की जगह पे उसके घर जाकर या जब माँ उसके अच्छा महसूस करते हो वहां पे बयान दर्ज किए जाएंगे। ऐसे बच्चे का मेडिकल करने के लिए किसी एफआईआर की कोई जरूरत नहीं। जैसे आपकी सूचना थाने गई, पहला काम पुलिस उसका मेडिकल कराएगी, कोई बाध्यता नहीं है पहले एफआईआर हो, सीधे आप एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपके नॉलेज में कोई मामला है एफआईआर कोई भी कर सकता है जिसको घटना की जानकारी है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं। अगर आपको घटना की जानकारी है तो सारे पीएल अपनी ड्यूटी का बोध करते हुए एफआईआर का एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चा बोल नहीं पा रहा तो एक इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा पुलिस से ही। अगर बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली चैलेंज है तो उसके लिए आपको वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी। ऐसा इसका इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कोर्ट की। मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन पे एफआईआर हो गई, पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट कोर्ट में आ गई। अब कोर्ट की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। कोर्ट उसके बयान एकांत में लिखेगी और इन कैमरा प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकती है। इन कैमरा का मतलब ये है जो केस से जुड़े हुए खास लोग हैं उनको परमिशन है, बाकी सब कोई कोर्ट में नहीं रहेगा। जिसमें बच्चे के माँ हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, ट्रांसलेटर हो सकता है साथी। इस अधिनियम में एक व्यवस्था बहुत अच्छी है कि उस पीड़ित बच्ची का उस अभियुक्त के साथ आमना सामना नहीं कराया जाएगा, नहीं तो फिर वो उस ट्रॉमा से दोबारा गुजरेगी। जो उसके साथ घटित हुआ उसको दोबारा उसकी याद ना आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था रखी गई कि इनका आमना सामना हम नहीं कराएंगे। तो उनकी गवाही कैसे होगी, सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो एक वल्नरेबल विटनेस स्कीम आई 2022 में जो नालसा से पब्लिश हुई है, उसमें ये सिस्टम है अगर आप एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं कि साहब हम इस बच्चे की गवाही
इस खुले कोर्ट में नहीं करना चाहते हैं, भीड़ बहुत है, हर आदमी को मुकदमा लगता है, कई लोग मौजूद होंगे। और नियम ये है, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है, गोपनीय रखा जाए। जब बच्चा सबके सामने भीड़ में जाएगा तो कैसे गोपनीय? तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर हर जिला अदालत में बनाया जाएगा, कोर्ट से थोड़ा तो दूर। उस बच्चे को हम वहां ले जाते हैं, कोर्ट से परमिट कराते हैं, कोर्ट परमिट करती है, तो जज साहब अपने कोर्ट में बैठे हुए उसको केवल स्क्रीन पर देखते, जैसे कि ये स्क्रीन पर, और वो बच्चा अपने माता पिता के साथ उस डिपोजिशन सेंटर में अपनी गवाही एकदम फेयरलेसली देता है। तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग। आमतौर पे ये सुना गया तारीख पे तारीख कब केस डिसाइड होगा। इस बात का भी हमारी संसद ने बहुत ख्याल रखा और ये कहा जब पहली बार बच्चा कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा उसके 30 दिन के अंदर जज की जिम्मेदारी है उसका बच्चे का बयान अंकित करने की। और इस पूरे ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए 1 साल फिक्स किया संसद ने। और ये बहुत खुशी की बात है, आज दिन हमारा पड़ा होगा कि जज साहब ने 20 दिन में ट्रायल कर दिया, उस जनपद के जज साहब ने इतने दिन में ट्रायल कंप्लीट कर दिया। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव अप्रोच है कोर्ट की। तो ये पॉक्सो अधिनियम की मेन बातें थी। अब आते हैं जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, अगर कोई 18 साल से कम का बच्चा कोई अपराध करता है तो उसका ट्रायल नॉर्मल कोर्ट में चलेगा, जैसे कचहरी है, उसका चलेगा किशोर न्याय बोर्ड में होगा। अब सवाल है 18 साल से कितना कम, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो कानून में इसके लिए कई कैटेगरी बनाई गई है, बच्चों की कैटेगरी। पहली कैटेगरी होती है 1 साल से 7 साल तक, जिसको लैटिन कहावत में कहते हैं डोली इनकैपेक्स, मतलब बच्चा कानून कोई भी अपराध करने में असक्षम है। मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा 7 साल का, एक दूसरा बच्चा उसका भाई बहन लगता है, घर में पास में लेटा हुआ है, बड़े बच्चे को 6 साल के बच्चे को डंडा मिल गया या चाकू मिल गया, वो अपने ही भाई बहन को मार देता है और बच्चा मर जाता है, तो कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि ये माना गया ऐसा बच्चा दिमाग से साफ है, बस गलती से कर बैठा है। डोलिंग कैपेसिटी। एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है डोलिंग कैपेसिटी, वो होती है 7 साल से ऊपर और 12 साल के मध्य। तो कानून के जानने और मानने वालों ने यह बताया कि ऐसा बच्चा अपराध कर सकता है जब ऐसे बच्चे का मुकदमा कोर्ट में आएगा और जज जजमेंट करेंगे तो ये देखेंगे जिस वक्त इस बच्चे ने 7 साल और 12 साल के बीच का करा होगा, जिस वक्त उस बच्चे ने जो अपराध किया है उस वक्त उसकी मनोदशा क्या थी, क्या वो उस अपराध को करने में सक्षम था या उस अपराध की प्रकृति को समझने में सक्षम था कि जो मैं कर रहा हूं उससे क्या होगा मेरे खिलाफ, या जिसके खिलाफ कर रहा हूं उसका क्या होगा। तो ये टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद एक कैटेगरी और है, वो है 12 से प्लस और 18 से नीचे। ये तीसरी कैटेगरी है। इसमें भी बच्चा अपराध कर सकता है, इसका मुकदमा कोर्ट में पहुंचेगा तो ये देखा जाएगा एविडेंस है अपराध किया कि नहीं किया। इतनी तरह की 3 कैटेगरी थी, लेकिन एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया, निर्भया। आपको पता होगा 2012 की घटना है, एक बस में 3-4 लड़कों ने मिलकर एक नव युवती के साथ बहुत ही भैंसी तरीके से दुष्कर्म किया और उसे मार दिया, वो भी जानवरों की तरह। तब देश में हंगामा हुआ कि भाई नाबालिग है तो उसकी लायबिलिटी इतने बड़े क्राइम पे क्या उतनी होनी चाहिए जितनी कि आज के कानून में। आज के कानून में जो हमारा जेजे एक्ट है वो ये कहता है कि कोई सा भी अपराध कर दे नाबालिग, लेकिन उसकी सुधार अवधि केवल 3 साल है। तो जनता ने काफी हंगामा किया कि कैसे बच्चे हैं इतना बड़ा जघन्य अपराध कर, उनको किसी सजा, मतलब जो अपराध है उसके प्रोपोर्शन में सजा बहुत कम है। तो फिर जेजे एक्ट में संशोधन किया गया और एक नया कंसेप्ट ला गया कि एक कैटेगरी और बना देंगे 16 से 18। अगर कोई बच्चा कोई हीनियस क्राइम करता है, हीनियस क्राइम का मतलब इस एक्ट के अनुसार 3 तरह के अपराध होते हैं, पेटी, सीरियस और हीनियस। मैं जेजे एक्ट की बात कर रहा हूं।
पेटी ऑफेंस का मतलब जिसमें सजा 3 साल से कम, सीरियस के मतलब 3 साल से ऊपर 7 साल से नीचे, और हीनियस जिसमें मिनिमम सजा 7 साल, जैसे कि दहेज, रेप, मर्डर। तो ये कहा गया कि ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी बाध्यता है। अगर कोई बच्चा जुवेनाइलिटी डिटरमिनेशन में किशोरता निर्धारण में किसी बच्चे की उम्र 16 से 18 के बीच आती है और अपराध हीनियस हो, मतलब जिसमें 7 साल से कम की मिनिमम सजा 7 साल, तो ऐसे बच्चे का बोर्ड प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, प्रारंभिक निर्धारण करेगा। इसमें कोर्ट क्या देखेगी? ये देखेगी कि भाई जिस वक्त इस बच्चे ने जो अपराध किया है उस वक्त इसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या थी। जैसे 7 साल और 12 साल के बीच में हम कोर्ट देख रहे कि भाई काम यहाँ देखेंगे। अब इसका कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। अब ये केस आया एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, माननीय उच्च न्यायालय ने गाइडलाइन दी कि उसके अनुसार आपको प्रिलिमिनरी असेसमेंट का निर्धारण करना है। तो इस तरह से ये कैटेगरी आपकी कंप्लीट होगी। अब सवाल ये होता है कि भाई बोर्ड में और कोर्ट में अंतर क्या है? बोर्ड में और कोर्ट में अंतर क्या है? किशोर न्याय बोर्ड में और कोर्ट में अंतर क्या है? देखिए अंतर सब चीजों में है। सबसे पहले अरेस्ट में अंतर है, फिर रिमांड में अंतर है, फिर बेल में अंतर है, फिर जेल में अंतर है, फिर जजमेंट में अंतर है। मैं 4-5 एक साथ बोल दूं। सबसे पहले अरेस्ट। पुलिस अरेस्ट उसको बेशक कर ले, लेकिन बाद में उसको विशेष पुलिस अधिकारी की समझ ले जाएगी और जब उसको हमारे सामने पेश किया जाता है, एज ए चीज मजिस्ट्रेट में काम किया हूं तो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव भी है, तो हमारे सामने लाया जाता है तो हम तय करते हैं कि ये जो है बाहर ठीक रहेगा या इसका सुधार गृह भेजा जाना जरूरी है। मान लो उसने कोई ऐसा अपराध किया हीनियस वाला, तो हम ये देखते हैं कि भाई जैसे नॉर्मल कोर्ट में ये होता है, बेल के वक्त ये देखते हैं कि अपराध की गंभीरता कितनी थी, कौन सा उन्होंने अपराध किया, बड़ा अपराध किया। लेकिन हम बोर्ड में ये देखते हैं कि इसको जेल सुधार गृह में हमें फायदा रहेगा कि बाहर नहीं, केवल ये कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे मामलों में इंटरिम बेल करके छोड़ देते हैं। जेल एक्ट का जो मशीनरी है वो तब मिलती है, सबसे पहले हमें यह तय करना होता है बच्चा 18 से कम होना चाहिए, यानी 7 साल से ऊपर हो, 18 से कम। एक बार एक निर्धारण हो गया तब उसकी इंक्वायरी बोर्ड करेगा। एक इंसिडेंट में सुना दें, जब मैं इंदौर मजिस्ट्रेट था तो एक बच्चा आया, बच्चे पर आरोप ये था कि वो किसी से खाना चुराया था, किसी दुकान से खाना चुरा लिया और वो मेरे सामने पेश किया। तो मैंने उससे बच्चे से पूछा कि भाई तुमने खाना क्यों चुराया? कि साहब मेरी माँ छोड़ के चली गई। मैंने पूछा पिताजी क्या करते हैं? कि साहब पी के पड़े रहते हैं। मैंने तुम्हारे परिवार में कौन है? कि मेरा एक छोटा भाई और उसकी उम्र खुद 13 साल की। जनरली नॉर्मल मामलों में सब बाहर छोड़ देता हूँ, चलो बाहर अंदर मत, लेकिन मुझे मालूम सुधार गृह में खाना टाइम दोपहर का शाम का सब चीज व्यवस्थित रहती है। तो मैंने उसे ये समझा उसको खाना मिल जाएगा, तो मैंने उसको रिमांड किया, जबकि छोटे मामले में करना नहीं चाहिए। हमें क्या है, एक होता है लेटर राइटिंग स्प्रिट, एक होता छपी छपाई बातों को एज इट इज लागू करना, एक होता कानून के भाषा के पीछे को पकड़ना। मैं चाहता था उसको छोड़ देता, चला जाता, लेकिन फिर चोरी करता। दुर्भाग्य से ये रास्ता इस बार मैं विजिट करने गया, वो बच्चा मुझे फिर मिल गया, फिर कहीं का खाना छुड़ाया। तो मैं उसे देख के हैरान हो गया, तुम फिर यहाँ पे आए? बोला साहब खाने की समस्या है। तो मैंने कहा तुम मेरे सचिव मेरे उसमें आया था, मैं 2 पराठे आपके बढ़ा देता। तो उसको मैंने ऑफर किया कि आएगा तो उसका खाना बढ़ा दूंगा, आपके खाने में से 2 पराठे और बढ़ा दूंगा। तो ये है सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है जेल एक्ट में कि चाहे उसको सजा हो जाए, उसके कैरियर पर कोई दाग नहीं आएगा। एक सेक्शन 24 जो डिस्क्वालिफिकेशन को हटाता है, चाहे सजा हो जाए तभी उसके नौकरी पर इलेक्शन लड़ने पर कोई इंतजाम नहीं करता, कोई समस्या नहीं। कुछ मामले
जैसे कि एफआईआर हुई तो थाने में रिपोर्ट एफआईआर का है, जब हम फैसला करते हैं तो उसकी कॉपी वहां नहीं जाती, तो पुलिस वाले जब पासपोर्ट बनता है तो भी लिख देते हैं कि खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जबकि कानून ये है अगर हीनियस ऑफेंस नहीं है तो उसका रिपोर्ट जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला मतलब आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बच्चा जिसको सजा मिल गई है, पासपोर्ट अप्लाई करता है, नौकरी में अप्लाई करता है, तो वो एजेंसी एक वेरिफिकेशन कराती है, करेक्टर वेरिफिकेशन, तो पुलिस वाले लिख देते हैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जबकि ऐसा करना अपने आप में एक अपराध है, सेक्शन 75 या 4 में और 34 में 6 महीने की सजा पुलिस वाले को दूंगा। तो जहां पे जिस पीएचडी की ड्यूटी मांग लगे उनको बता देना कि बच्चे का मामला एकदम नीट एंड क्लीन है, चाहे उसको सजा क्यों ना हो। ये चीज। अब चाइल्ड लेबर की बात कर लेते हैं, समय भी ज्यादा हो रहा है सबको जाने की, तो 5 मिनट में करूंगा। चाइल्ड लेबर भाई पहले बहुत सारे कानून थे, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, लेकिन सब में कुछ ना कुछ था। बच्चे की उम्र में अंतर आ रहा था, कहीं 14 कहीं 15 कहीं कुछ लिखा हुआ। इन सब चीज को दूर करने के लिए लेबर एक्ट बना दिया और ये कहा कि 14 साल से कम का बच्चा अगर कोई खतरनाक काम करता है, वहां पे 2 अनुसूची है, ए और बी। उस अनुसूची में दर्ज जितने भी जैसे आपने पहले बताया था सीमेंट फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री, करला उद्योग, इन सब में कोई अगर अपॉइंट किया जाता है तो उसको सजा दी जाएगी, ये दंडनीय अपराध। इसको रोकने के लिए और एम्प्लॉयर की ड्यूटी ये है कि वो नोटिस देगा नियरेस्ट इंस्पेक्टर को कि हमारे घर पे इस तरह का बच्चा काम कर रहा है, और अपनी फर्म के बारे में बताएगा, हमारी फर्म इस नाम से रजिस्टर्ड है, इतने मैनेजिंग डायरेक्टर ये साहब हैं, हमें इनको उत्तर हुए। तो ये सब और चेक बैलेंस इसमें देते हैं। बस एक आखिरी चीज और रहेगी, पोस्ट एक्ट। अब भारत तरक्की कर रहा है, विकासशील से विकसित बनने की राह पे है, तो महिलाएं मल्टीनेशनल कंपनी में भी हैं, फर्म्स में भी हैं, लेकिन आए दिन उनके साथ अवांछनीय दुर्व्यवहार हो रहा है। दुर्व्यवहार सेक्सुअल नेचर का, इसको रोकने के लिए पोस्ट एक्ट बनाया गया। पहले विशाखा की गाइडलाइन थी, उसके बाद ये कानून बना दिया गया। इसमें काम की चीज ये है कि इसमें 2 कमेटी है, एक होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक होती है लोकल कमेटी। अगर एम्प्लॉयर सर्विस रूल से बंधा हुआ है तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उस आंतरिक समिति को गठित करे। जैसे हमारे कोर्ट में उस कमेटी की अध्यक्षा उस डिपार्टमेंट की सबसे सीनियर मोस्ट महिला होती है और 2 सदस्य होंगे, वो भी महिला होंगी। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे 10 से एम्प्लॉय कम है या घरेलू डोमेस्टिक वर्कर है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो डीएम होते हैं उनको एम्पावर किया गया है कि आप लोकल कमेटी बनाएं। कुल मिला के अगर किसी के साथ कार्यस्थल पर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस होता है, हैरेसमेंट होता है, तो उनके लिए 2 अलग-अलग कमेटी बना दी है। वो वहां पे अपना आवेदन, उसकी जांच होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा उसके अनुसार उनको सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग दंड दिया जाएगा। तो मुझे सब इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। दोनों सचिवालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने